Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. Students, we are doing your history book. सोशल स्टडी के अंदर जो बुक है आपकी हिस्ट्री की वो हम कर रहे हैं और उस हिस्ट्री की बुक के अंदर we are doing your chapter number 4. इससे पहले we have covered chapter up to chapter 3. इसके अंदर हमने कुछ cities के बारे में पढ़ा और ये earliest जो people थे we have studied about them, कैसी कौन से places पे रहते थे, what they are doing, occupation कैसा था, they were herders, they were gatherer, सब चीज़ों के बारे में हमने discuss किया, उसके बारे में हमने study की. Today we are going to move towards new chapter what books and burials tells us. देखिए when we are talking about history तो history मतलब जो चीज़ निकल गई और वो चीज़ जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. अब जो चीज़ें उसके रिगार्डिंग हमें मिल रही है उनको स्टडी करना है, उन फैक्ट्स को स्टडी करना है और ये कुछ कंक्लूजन निकालना है कि ये जो फैक्ट है व्हाट दे आर गोइंग टू टेल अस, क्या इंडिकेट कर रही हैं, क्या हमें बता रहे हैं. तो उनके बेसिस पे ही हम अपनी स्टडी को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. तो अब जो है हम हिस्ट्री के बारे में जब आपने लास्ट चैप्टर के अंदर अर्लिएस्ट सिटीज़ के आपने में स्टडी किया था कि जिस तरीके की चीज़ें मिल रही है मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वहाँ की जो ब्रिक्स मिल रही हैं और जिस तरीके का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो बाथरूम्स हैं वो मिल रहे हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, तो उस चीज़ से हम ये आइडिया लगाते हैं कि वो किस तरीके के घर के अंदर रहते थे, कैसे सिविलाइजेशन थी, किस तरीके का उनका लाइफस्टाइल था. अब कुछ और एविडेंस मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एविडेंस के बेस पे सारा कंक्लूजन निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं तो वो भी एक बेसिस रहती हैं. तो उनमें से कुछ क्या बेसिक रहता है उसका, एक तो बुक्स जो है वो उसका बेसिक रह सकता है, उसका बेस जो है वो वहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, जो बुक्स हैं यानी पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं, जो लिखी हुई कुछ रिटन स्क्रिप्ट हम लोगों को मिल रही है वहाँ वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द पर्टिकुलर टाइम. तो उनके बारे में जानेंगे. तो सो मैरी इज़ अ स्टूडेंट. लंच टाइम जब हो रहा है, छुट्टी जब हो रही है तो शी इज़ रनिंग और क्या कर रही है वो, जब टीचर उसको लेके जा रहे हैं तो वो लाइब्रेरी के अंदर जाती है. लाइब्रेरी में जब वो छोटी सी बच्ची जाती है देन शी ऑब्जर्व कि ये जो लाइब्रेरी है इट इज़ लार्जर एंड बिगर देन हर क्लासरूम. तो क्लासरूम से बहुत बड़ी है और बहुत सारी शेल्फ्स लगी हुई हैं, उन शेल्फ्स में बुक्स लगी हुई हैं बहुत सारी. तो शी वॉज सरप्राइज टू सी द सीन. और फिर क्या कर रही है वो, एक साइड में कुछ ऐसा कपबोर्ड यानी अलमीरा ऐसी बनी हुई है जो कि कवर्ड है और उसके अंदर जो बुक्स जो है वो थोड़ी मोटी मोटी बुक्स रखी हुई हैं और उनको वो जब टच करने की कोशिश कर रही है देन हर टीचर टोल्ड हर कि ये बुक्स जो हैं ये आप नहीं छेड़ोगे, दीज आर स्पेशल बुक्स. तो उसने पूछा, क्योंकि आपको भी अगर कोई चीज़ मना कर दे कि ये चीज़ को बिल्कुल टच नहीं करना है देन यू विल ऑल्सो बी क्यूरियसिटी जो है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि इस चीज़ के लिए मना क्यों किया गया, क्या है एक्चुअल में इस बुक्स में. तो वो जो बुक्स हैं उनको बोलते हैं कि हम एपिक्स बोल सकते हैं या जो रिलीजियस बुक्स बोल सकते हैं. तो डिफरेंट जो रिलीजन है हमारी इंडिया के अंदर या वर्ल्ड की भी बात करें तो उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो वहाँ पे थी. अब वो बुक्स कहाँ से आई, उनको किसने लिखा, या उनसे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में, या ये हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो वाई वी आर स्टडिंग अबाउट दीज बुक्स एंड वाई वी आर डिस्कस अबाउट दीज बुक्स. तो चलिए देखते हैं कि क्या रोल होता है इन बुक्स का हमारी लाइफ के अंदर या हमारी हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करें. सो डेफिनेटली आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर या सीरियल्स अगर देखते हैं या आपके घर के अंदर कोई ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके हैं, दादी या नानी या कोई बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो आपको सुना होगा कि आपने कि वेदों में ये लिखा हुआ है, वेदों में ये लिखा हुआ है, सुनते हैं ना आप ऐसा. या बहुत ज़्यादा कोई आपके घर के अंदर आप कोई प्रवचन सुनते हैं, कोई साधु संत जो है वो कुछ इस तरीके के प्रवचन देते हैं. तो दे टोल्ड अस कि वेदों में इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है. तो व्हाट आर वेद, मतलब वेद क्या है, कहाँ से आई, ये कब लिखे गए, तो उनके बारे में डेफिनेटली आपको क्यूरियोसिटी रहती होगी. तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. देखिए जो आज के टाइम में वेद जो हैं वो हमें रिटर्न फॉर्म में मिल जाते हैं. डिफरेंट वेदों की अगर आप बात करेंगे तो आपको कुछ बुक्स प्रोवाइड हो सकती हैं जिसके अंदर वो प्रॉपर लिखे हुए हैं उन वेदों के बारे में या उनका जो डिस्क्रिप्शन है, यू कैन रीड दैम.
तो जो वेदा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, तो वेदास जो हैं वो उनको आप सबसे ओल्डेस्ट बुक्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि सबसे पुरानी जो सबसे पहले बुक्स लिखी गई थी वो वेद ही थे। सो वेदास का अगर मीनिंग हम समझें, संस्कृत के अंदर इसका मीनिंग होता है विजडम या नॉलेज, यानी बुद्धिमानी या फिर नॉलेज यानी ज्ञान जो है उसका मीनिंग होता है वेदास। ठीक है, ये क्या है, एक वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेक्रेड टेक्स्ट है, मतलब पवित्र जिनको शब्द बोल सकते हैं कि ये जो खुद जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा, इनको बोला जाता है कि उनके द्वारा लिखे गए, उनके द्वारा बोले गए और किसी ने उनको रिसाइट किया। ठीक है, और हिंदू जो गॉड गॉडेस उनके बारे में इनके अंदर वेदों के अंदर लिखा हुआ है। सो 4 वेदों का डिस्क्रिप्शन हमें हमारी कल्चर के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर मिलता है। हाउ मेनी वेदास? 4 वेदास। हाउ मेनी वेदास? 4 वेदास। अब 4 वेदास में कौन कौन है आपको ध्यान होना चाहिए, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। देखिए इंग्लिश में जब इनका लिखते हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाता है, बट आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो उसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन है, एंड आई सपोज और आई विश कि आप भी उसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी में या संस्कृत में है उसी को आप प्रोनाउंस करें, ताकि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वेदों को लेके या जो हमारी कल्चर है, हेरिटेज है, उनको लेके हमेशा ओके रहे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऋग्वेद, ऋग्वेद। दिस इज सामवेद, नोट सामावेदा, राइट? दिस इज सामवेद। दिस इज यजुर्वेद, यजुर्वेद, एंड दिस इज अथर्ववेद, अथर्ववेद। बहुत सारी जगह आपको ये सुनने में मिलेगा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। सो ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं दिस आर रॉन्ग और राइट, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? दिस इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। गॉट इट? सो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो वेद हैं वो क्या है, ओरिजिनली क्या किए गए थे, ये कंपोज किए गए थे ओरली, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि लिख दिया गया, डायरेक्ट लिखा नहीं गया। तो जैसे आज जो है वो हम क्या कर रहे हैं, बुक आपकी भी अब जब पढ़ रहे हैं, सो डेफिनेटली वीडियो देखते देखते आपने अपनी बुक ओपन कर रखी होगी एंड यू आर गोइंग टू मैच व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट इज इन योर बुक। लेकिन जब वेद जो है ये बोला जा रहा है कि व्हेन दे वर कंपोज ओरली, ओरिजिनली ओरली कंपोज किए गए थे, यानी जब उनको बोला गया तो वो ओरली बोला गया। बाद में उनका क्या प्रोसेस रहा कि वेदों को ओरली रिसाइट ही किया जाता था, यानी जो इन वेदों को पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को, अपने पीपल्स को, जो ऋषिज थे या जो प्रिस्ट थे, यानी जो पंडित या गुरुजन जो थे, वो जब पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को तो उनको रिसाइट करते थे। रिसाइट मतलब बोलते थे, ठीक है, उच्चारण करते थे उसका। और स्टूडेंट्स क्या करते थे, जब कोई बोल रहे तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, उसको सुनते थे। पहले टाइम में क्या करते थे, सुनते थे, उसको सुनने के बाद में ही उसको लर्न करते थे। हैंड टू हैंड उसको क्या किया जाता था, लर्न किया जाता था, और उसको बार बार रिपीट किया जाता था, उसको मेमोराइज किया जाता था, और फिर उसको और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जिस तरीके से टीचर या गुरु जो जब उनको टीच करते थे सेम एज इट इज़ उसको रिसाइट किया जाता था, उसका प्रोनाउंसिएशन का। क्योंकि ये जो है वो किस में डेवलप हुए, कंपोज हुए, संस्कृत के अंदर। ठीक है, तो संस्कृत जो है वो सभी लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो ऑरली कंपोज किए गए, लेटर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, बाद में इनको संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। यानी बहुत सारी सेंचुरी तक, बहुत सारे टाइम ऑफ पीरियड तक तो ये ओरली जो है वो आगे की जनरेशन में पास होते गए हैं, लिखा ही नहीं गया कितने हजारों सालों तक तो। और बाद में जो है वो जो वेदा जो पीरियड है उसके अंदर इसको लिखा गया। और वो कब लिखा गया, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके आगे बुक पढ़ी और आप उसको देख के रीड कर रहे हैं। तो इट वाज गुड सिस्टम, तभी जो है मेमोरी है आपकी शार्प होती है। जब बार बार जिन चीज़ों को रिसाइट करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और उनको मेमोराइज कर रहे हैं, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर बिल्कुल फिट हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं। आपने जब आपके घर के अंदर आपने देखा होगा कि हवन वगैरह होते हैं, है ना, यज्ञ होते हैं। सो यू हैव सीन, डेफिनेटली सीन, जो पंडित जी हवन करवाते हैं या कुछ ऐसा करवाते हैं तो वो मंत्र बोलते हैं, है ना, मंत्र बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो बुक ओपन नहीं करते। तो जिस तरीके से मंत्र बोलते जाते हैं, बहुत सारे मंत्र जो हैं वो संस्कृत के अंदर वो प्रोनाउंस करते जाते हैं, रिसाइट करते जाते हैं। तो
वो क्या है, वो मेमोराइजेशन है, ठीक है। उसको उनको उन मंत्रों को, उन चीज़ों को उन्होंने पूरा अच्छे से लर्न कर लिया, और वो प्रैक्टिस में जब आप लेके आते हैं तो पूरे एकदम फिक्स हो जाती है चीज़ें आपके माइंड के अंदर। तो सेम वैसा ही चीज़ें जो हैं वो एंशिएंट टाइम में होती थी, यानी वैदिक जो पीरियड था उस टाइम में ऐसा ही होता था। वेदों को पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स को, और उनको पूरा प्रॉपर उसको रिसाइट करवाया जाता था, मेमोराइज करवाया जाता था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, वेद जो है वो ओरिजिनली ओरली कंपोज हुए थे, और उनको बहुत बाद में जो है उनको लिखा गया है, रिटन फॉर्म में उनको बाद में लिखा गया है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, और वेदों के साथ साथ में और कुछ चीज़ें भी बन के आ रही हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों ही चीज़ें बन के आई इनके साथ साथ में, यानी इनको 4 तो वेद हो गए, 4 वेद एंड ब्राह्मण थे, कुछ आरण्यक थे और उपनिषद थे, और साथ में ही 2 एपिक्स, मतलब ऑलमोस्ट एक ही टाइम पीरियड के अंदर, कुछ सालों के गैप में ही ये लिखे गए, इनका डेवलपमेंट हुआ, यानी रिटर्न फॉर्म में ये चीज़ें तब मिलती है। रामायण और महाभारत एपिक बुक्स, मतलब एपिक का मतलब बहुत एक तो बड़ी बुक, और एक पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के ऊपर ही उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया, बहुत सारे कैरेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लाइक रामायण के अंदर आप पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम, सीता और उनके आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है। तो कुछ इस तरीके की जो बुक्स होती हैं जो पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर उनकी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें बताती हैं, उसको बोलते हैं एपिक या महाकाव्य, ठीक है। तो ये जो बुक हैं रामायण और महाभारत जो बुक हैं वो भी उसी टाइम में लिखी गई, उसी टाइम में इनको रिटर्न फॉर्म में लेके आया गया। जो कि रामायण और महाभारत जो हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि जिस टाइम की ये बताती हैं बुक्स लिखी गई हैं, उस टाइम पीरियड में लोग कैसे रहते थे, किस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, किस तरीके की सोसाइटी है, किस तरीके के परसेप्शन है, किस तरीके की सोच लेके चल रहे हैं, क्या वहाँ का किंगडम था, किस तरीके का सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रूलिंग सिस्टम कैसा था, ये सारी ही चीज़ें ये आपको एपिक्स जो है वो बताती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको समझ में आ गया। ऑल दीज बुक्स वर कलेक्टिवली कॉल्ड वैदिक लिटरेचर। अगर आपसे कोई पूछे कि वैदिक लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, चारों वेद, ऑल 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, प्लस ब्राह्मणक, आरण्यक, उपनिषद एंड रामायण एंड महाभारत, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक एज के अंदर भी आपको इसके अंदर 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। ऑल्दो इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बता रही हूँ ये चीज़ें। तो इसको वैदिक एज को बताया हुआ है अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। यानी क्या हो रहा है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन फिनिश हो रही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको आई होप उस चीज़ को फर्स्ट चैप्टर को हमेशा ध्यान रखना है। हमने बात की थी 0 पॉइंट्स, है ना, 0 पॉइंट से हम इधर चल रहे हैं, इधर CE यानी कॉमन इरा के अंदर या AD के अंदर नहीं चल रहे हैं, हम BCE के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो जब इधर चल रहे हैं तो जब यहाँ पे 15 ईयर्स बैक जाते हैं हम यहाँ से, यानी आज 2000 प्लस हैं हम, प्लस 15 ईयर बैक यानी 3500 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो तब यहाँ पे ये वैदिक पीरियड इसको बोला जाता है, तो इसको अर्ली वैदिक पीरियड बोला जाता है। तो वहाँ ये इसको अर्ली वैदिक पीरियड बोला जाता है। उसके आगे थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यानी 1500 BC से लेके 1000 BC तक तो क्या है? अर्ली वैदिक एज है। और फिर 1000 से लेके 600 BC तक, यानी जब मौर्य डेंसिटी स्टार्ट हो रही है उससे पहले तक का क्या बोला जाता है? लेटर वैदिक एज बोला जाता है, ठीक है। आप देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट इसी ऋग्वेद को ही आपके इस चैप्टर में कवर किया गया हुआ है। सो सबसे पुराना वेद जो है, सबसे ओल्डेस्ट वेद, व्हाट इज ऋग्वेद? ऋग्वेद, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा इसको मैं आपको लिख के इसलिए बताऊंगी ताकि आपको एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन इसकी समझ में आए। सो दिस इज ऋग्वेद, ठीक है। कहीं आप इसको ऋग ऐसा कुछ समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऋषि वाला जो ऋग होता है, ऋग्वेद, ठीक है। तो ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। कब कंपोज किया गया? 3500 ईयर्स अगो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई टोल्ड यू कि 1500 ईयर्स BCE की बात करें। सो हम BC यानी 0 पॉइंट से 1500 ईयर्स बैक जा रहे हैं, बट वी आर स्टिल कवर्ड 2000 ईयर्स
अप्रोक्सीमेटली। सो हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 3500 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये ऋग्वेद जो है वो कब कंपोज हुआ, ये बोल रहे हैं कि अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, सबसे ओल्डेस्ट वेद इसको बोला जाता है। और इट इंक्लूड्स 1028 हिम्स, हिम्स बोला जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हिम्स है। 1000, इसको मोर देन 1000 भी बोल सकते हो, ये 1028 हिम्स। सो व्हाट आर हिम्स, हिम्स क्या होते हैं? हिम्स को आप सुक्त बोल सकते हो, या इसका अगर वर्ड के अंदर स्पेशल मीनिंग आपसे पूछा जाए तो आप इसको वेल सेड ही बोलेंगे, यानी बहुत सही कहा गया जिसको बोल सकते हैं, है ना। और वैसे अगर इजी लैंग्वेज में बोले सो यू कैन कॉल्ड इट, दिस इज भजन। ठीक है, तो भजन के अंदर या आरती जब आप गाते होंगे तो आपने सुना होगा कि जिस गॉड की, या जैसे मान लीजिए भगवान श्री राम की आरती गा रहे हैं, या ओम जय जगदीश हरे, ये आरती हम ऑलमोस्ट गाते हैं ना, हमारे घर के अंदर किसी भी तरीके की पूजा होती है। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जिस भी गॉड या गॉडेस की हम आरती बोल रहे हैं, तो उस आरती के अंदर या उस भजन के अंदर हम उन गॉड या गॉडेस के बारे में ही, उनके ही जो प्रेज करते हैं, उनकी ही तारीफ करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है, तो इनको हिम्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर कितने हिम्स हैं? मोर देन 1000, और एग्जैक्टली 1028 हिम्स आर इन ऋग्वेद। गॉट इट? इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो हिंदू गॉड और गॉडेस जो हैं, इनकी प्रेज के अंदर बहुत सारे हिम्स आपको ऋग्वेद के अंदर मिलेंगे। और बहुत क्या वहाँ पे 3 गॉड्स जो हैं वो सिंपली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं ऋग्वेद के अंदर। कौन से 3 गॉड हैं जिनके बारे में बोला गया है ऋग्वेद के अंदर? अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्र जो कि इंद्र जो महादेव, यानी सॉरी महादेव नहीं बोलेंगे, देवराज इंद्र जिनको बोलते हैं। तो बहुत सारे अपने सीरियल्स के अंदर या मूवीज़ के अंदर देखा होगा, तो सभी देवताओं के जो राजा थे देवराज इंद्र बोलते थे इनको। तो इंद्र और सोमा, सोमा मतलब एक प्लांट है, ठीक है। तो उस प्लांट से जो है वो आज के टाइम में जिसको अल्कोहल बोल सकते हैं, तो नॉट काइंड ऑफ दैट अल्कोहल, बट लोग उस टाइम में भी इस तरीके का वो कुछ ड्रिंकिंग प्रोसेस रहता था, तो ये उससे रिलेटेड है। तो इन 3 गॉड को ज़्यादा इस ऋग्वेद के अंदर गाया गया है, या इनके बारे में ज़्यादा हिम्स लिखे गए हैं। ठीक है, दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेज, सेज मतलब जो ऋषि होते थे, जो गुरु होते थे, यानी जो टीचर होते थे उस टाइम में। ठीक है, तो वो जब अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्यूपिल्स को जब टीच करते थे तो कैसे पढ़ाते थे? आई टोल्ड यू अर्लियर, ऋग्वेद इज रिटन इन वैदिक संस्कृत। ये बता देती हूँ आपको इससे पहले। देखिए, दीज हिम्स वर कंपोज बाय सेज एंड ऋषिज, प्रिस्ट टोट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज। ये मैंने बताया आपको कि जो प्रिस्ट हैं यानी जो गुरु हैं, ऋषि हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसको रिसाइट कर रहे हैं, बोल के बता रहे हैं। क्योंकि उनके पास में भी जब उस टाइम में क्या हो रहा था, रिटन फॉर्म में नहीं था, उन्होंने बाद में लिखा गया इसको। तो उस टाइम में रिटन फॉर्म में नहीं है, उन्होंने भी पहले अपने गुरुओं से या अपने जो अर्लीस्ट पीपल थे उनसे सुना और उसको रिसाइट किया, उसको मेमोराइज किया, वही चीज़ें जो है वो आगे पास करते हैं। तो प्रिसाइड जो है वो उसको रिसाइट कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स उसको मेमोराइज कर रहे हैं, उसको बोल के सुना रहे हैं। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो संस्कृत, वैदिक संस्कृत के अंदर लिखा गया था। वैदिक संस्कृत का मतलब क्या कि जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं, आप अगर आप में से किसी के स्टूडेंट के पास संस्कृत है, या आपको समझ में आएगी क्योंकि वो हिंदी की फॉर्म में ही आपको समझ में आता है। लेकिन उस टाइम की जो संस्कृत है वो आज की संस्कृत से कहीं ज़्यादा डिफरेंट है, इट्स क्वाइट डिफरेंट, और आपको पढ़ने में भी नहीं आ सकती, और बहुत ही शुद्ध या प्योर जिसको लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो उसके अंदर ऋग्वेद जो है वो लिखा गया है। तो इट वॉज ऋग्वेद ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, संस्कृत का नेम हम यहाँ पे बहुत सारे बाहर बोल चुके हैं। देखिए, संस्कृत जो लैंग्वेज है इसको बोलते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक फैमिली है लैंग्वेज की, जिसका पार्ट है, और इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। इंडो यूरोपियन क्यों बोला जाता है कि एक तो इंडिया प्लस यूरोप का जो एरिया है वहाँ की जो लैंग्वेज है, लाइक पर्सियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस जो है इसका बेस क्या है? संस्कृत। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जब इनके हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसकी जो स्टार्टिंग है वो जहाँ संस्कृत के वर्ड स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट वही प्रोनाउंसिएशन या थोड़ा सा अलग फॉर्म में है, लेकिन उनका बेसिक जो है वो क्या माना जाता है?
संस्कृत माना जाता है। लाइक हम हिंदी के अंदर अगर आप बोलें तो मदर को क्या बोलते हैं, माँ, ठीक है। इंग्लिश के अंदर मदर, इंग्लिश को क्या बोलते हैं, मदर। सो और भी जो लैंग्वेज है, आसामी जो है, गुजराती है, इनकी भी जो ओरिजिन किससे माना जाता है, संस्कृत से ही माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं, उनमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, तो इनको संस्कृत को इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर माना जाता है। ये चीज़ भी देखेंगे। जो आपकी साउथ का जो एरिया है, मान लीजिए जो कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, इनको द्रविडियन फैमिली जो होती है वहाँ से माना जाता है। तो वहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग रहती है, तो उनका जन्म किसी और लैंग्वेज से माना जाता है। लेकिन संस्कृत जो है वो सभी लैंग्वेजेस की मदर बोली जाती है। बहुत सारी मोस्टली लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो संस्कृत से होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम ऋग्वेद के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो ऋग्वेद है दैट इज़ ओल्डेस्ट वेद, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, किसने उसको लिखा, उसको रिसाइट किया जाता था, कब लिखा गया, we talked about all things। अब क्या हुआ है कि जो हिस्टोरियन हैं उनको कुछ और एविडेंस मिल रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है फाइंड आउट सम मटेरियल रिमेन्स, रिटन सोर्सेज, इन सबको उन्होंने स्टडी किया, उनको एग्जामिन्स किया, और इनको ये समझ में आया कि जो एग्जामिन करने के बाद में कि सम ऑफ हिम्स जो हैं, हिम्स मतलब जो सुक्त या भजन जिनको हम बोल रहे हैं, वो किसके अंदर थे, फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, मतलब डायलॉग्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। कॉन्वर्सेशन, डायलॉग्स मतलब एक पर्सन बोल रहा है, फिर उसका रिप्लाई में दूसरा पर्सन उसको रिप्लाई कर रहा है या अपनी बात बोल रहा है, तो इस तरीके का कॉन्वर्सेशन या डायलॉग के रूप में हिम्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि कौन से किसके बीच में डायलॉग हो रहे हैं। से एक विश्वामित्रा एक ऋषि थे, गुरु थे, उनके बीच में, और टू रिवर्स, बीज और सतलज जो रिवर है पंजाब एरिया के अंदर जो अभी निकलती है, तो वो वाला जो रिवर्स है उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर ही दिया हुआ है, मैंने यहाँ तो नहीं लिखा है उसको, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रीड करके बताती हूँ एंड यू विल गेट कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको दी हुई है। देखिए, विश्वामित्रा एंड द रिवर्स, इसके बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा रीड करके बताती हूँ, उसको आप समझेंगे। विश्वामित्रा बोल रहे हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काउज। यानी विश्वामित्रा क्या बोल रहा है रिवर्स को कि हे रिवर, माउंटेन से आप नीचे आइए, जैसे कि हॉर्स जो है वो तेज स्विफ्ट की तरह मतलब चलते हैं, जैसे कि दो काउज जो हैं वो बहुत सुंदर सी काउज जो है, शाइनिंग काउज आ रही हैं, जो कि अपने काव्स को, यानी जो उनके बेबी होते हैं काउज के, उनको लिक कर रही है, ठीक है, यानी लव कर रही हैं। तो आप प्लीज़ मतलब माउंटेन से आप नीचे उतरिए, ठीक है। सो यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, चैरियट्स मतलब रथ जो होते हैं, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल सी के ऊपर जैसे एक रथ चल रहा हो, थ्रू द पावर ऑफ इंद्र की पावर की तरह आ रही है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, यानी कि इस तरीके से आए कि आप सभी को अपनी ब्लेसिंग देते हुए आए, सबको यूनिटी के अंदर बांधने का आपका पर्पस हो। रिवर्स क्या कह रही हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, वी मतलब क्योंकि टू रिवर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बीज और सतलज रवि, तो वो सतलज जो रिवर है, तो वो विश्वामित्रा को रिप्लाई कर रही हैं कि वी यानी हम दोनों, हु आर फुल ऑफ वाटर जो कि पानी से फुल हैं, वाटर से फुल हैं, मूव अलोंग द पाथ द गॉड हैव मेड फॉर अस, यानी हम दोनों जो है उस पाथ के थ्रू, उस रास्ते के थ्रू जो हमारे लिए किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है, उसके थ्रू हम आ रहे हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, जब अगर हम एक बार बहना शुरू कर देंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे, वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तो आप हमसे क्यों प्रे कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो हम रुकेंगे नहीं। आप ये सही नहीं समझे कि हम आपके लिए रुकेंगे या किसी पर्सन के लिए रुकेंगे। तो विश्वामित्रा उनको रिप्लाई कर रहे हैं, ओ सिस्टर, मतलब उन रिवर्स को क्या कर रहे हैं, सिस्टर कह के उनको बोल रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू मी, कि सुनिए आप मेरी बात। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, यानी जो सिंगर जो कि दूर से आ रहा है अपने रथ पे, यानी
चैरियोट्स पे और कार्ट्स के ऊपर, लेट योर वाटर नोट राइज अबव आवर एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। यानी जो क्या हो रहा है कि वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो आ रहा है अपने चैरियोट्स पे, रथ पे, अपने कार्ट पे, और आपकी रिवर के ऊपर से अगर वो जा रहा है तो आपसे बहुत मतलब हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने वाटर को इतना ऊपर नहीं आने दें कि हमारा जो पहिया है वो डूब जाए, यानी जो रथ जो है वो डूब जाए, तो आप हम लोगों को क्रॉस करने दीजिए। द रिवर वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, कि हम आपकी जो प्रेयर है वो हमने सुन ली है, आप बिल्कुल सेफली इसको क्रॉस कर पाएंगे। सो हिस्टोरियन पॉइंट आउट द, इस तरीके की जो हिम्स है उनको पॉइंट आउट किया है हिस्टोरियन ने। ये बताया कि इस तरीके के कॉम्पोजिशन के अंदर, इस तरीके के डायलॉग्स के अंदर हिम्स लिखे जाते थे, तो उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं आसपास। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये कॉन्वर्सेशन है, ये जो डायलॉग है, ये जो हिम है, इसके अंदर किसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं, चैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, काओ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जिस टाइम में ये लिखी गई होंगी तो उन चीज़ों की वैल्यू बहुत होगी। आज अपने सॉन्ग के अंदर, आज जिस तरीके का गीत गाते हैं आप या भजन गा रहे हैं, उसके अंदर हम किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं? हम उन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारी रूटीन लाइफ का एक पार्ट है। तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे होंगे, क्योंकि उसको इनसे कंपैरिजन किया हुआ है कि आप हॉर्स की तरह आ रहे हैं, स्विफ्ट हॉर्स की तरह, शाइनी काऊ की तरह आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ये बताती है कि उस टाइम की सोशल लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रह रहे होंगे, इकोनॉमिक लाइफ कैसी रही होगी, पॉलिटिकल लाइफ कैसे रही होगी, जो मैन और विमेन के बीच का डिफरेंस कैसा रहा होगा, किसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही होगी, इन सब चीज़ों का हमें इन हिम से पता चलता है। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे मैं अलग से बताना चाहूँगी। मनुस्क्रिप्ट जो है वो कई बार वर्ड आ जाता है, हो सकता है हमने इसको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस किया हो। तो मनुस्क्रिप्ट जो है वो क्या कहते हैं? देखिए, मनुस्क्रिप्ट्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को लिखना बाय हैंड, ठीक है, हैंड से लिखना। तो आज के टाइम में तो क्या है, यू हैव पेपर, यू हैव मोबाइल, यू हैव गूगल ड्राइव, उसके अंदर आप लिख के रख सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि जो चीज़ें, कोई भी किंग होते थे या कुछ होते हैं तो वो उसको लिखवा के रखते थे। तो लिखने का जो स्क्रिप्ट का जो ट्रेंड है वो बहुत पुराना चला आ रहा है। लेकिन एंशिएंट टाइम में क्योंकि इतनी चीज़ें डेवलप नहीं थी, इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम में भी लिखा जाता था। बट किस पे लिखा जा रहा है? कुछ जो ट्रीज़ हैं, स्पेशली जो आपका हिमालयन रीजन है या जो कश्मीर साइड के जो ट्रीज़ हैं, वो स्पेशल उन ट्रीज़ की बाग को, या लीव्स तो ज़्यादा टाइम नहीं टिकती थी, जो बाग होती थी यानी जो छाल है, यानी जो स्टेम है, वो जब पक जाता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है ना, तो उसकी बाग को उतारा जाता था, उसके ऊपर लिखा जाता था। तो कुछ उसको बोला जाता था मनुस्क्रिप्ट्स। तो वो मनुस्क्रिप्ट्स, बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। बट कुछ मनुस्क्रिप्ट्स जो हैं वो अभी भी कुछ टेम्पल्स में या कुछ जो जहाँ पे संभाल के रखी जाती हैं चीज़ें, वहाँ पे रखे गए हैं। तो ये जो हमने कन्वर्सेशन डायलॉग पढ़ा, ये भी पार्ट है ऋग्वेद का ही, जो मनुस्क्रिप्ट से हम लोगों को ये मिलता है। ठीक है, तो मनुस्क्रिप्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि द थिंग्स रिटन ऑन बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, तो उनको मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद में और क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है। देखिए, ऋग्वेद में हमने ये देखा कि हिम्स जो है वो डायलॉग के रूप में हम लोगों को फॉर्म के अंदर मिल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हो रहा है। तो वो हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि उसके अंदर वो ठीक है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन उन चीज़ों के, उस डायलॉग के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं वो बहुत मैटर करती हैं। उनसे हमें हिस्ट्री समझ में आती है। अगर डायरेक्ट आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर तो हिस्टोरियन हमें कुछ भी नहीं बता पाते, है ना। तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को आइडिया लेके खुद का माइंड जो है वो यूज़ करना होता है। इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हम थोड़ा हाई रखेंगे। ठीक है, कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियोट्स। कैटल मतलब जो जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं, हॉर्सेज और चैरियोट्स के बारे में भी ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारी प्रेयर्स मिलती हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर इस तरीके की प्रेयर जो हैं किसके लिए मिल रही है? कैटल्स के लिए। कैटल्स के लिए मतलब उनको बहुत ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैटल्स जो हैं वो बढ़ें। चिल्ड्रन के लिए मिल रही हैं, स्पेशली जो है सन के लिए वो लोग प्रे करते थे कि उनको बेटा पैदा हो। हॉर्सेज के लिए भी प्रेयर्स मिल रही हैं। मतलब
लोग जो हैं वो प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान से इनको सेव करने की, इनके डेवलपमेंट के लिए। हॉर्सेज वर योक टू चैरियट्स, मतलब रथ को खींचने के काम आते थे, जो कि किसके लिए, चैरियट्स कहाँ पे यूज़ होते थे, बैटल्स के अंदर। बैटल्स मतलब युद्ध होते थे। अब यहाँ पे हम मतलब बहुत सारी चीज़ें देखिए समझ में आनी चाहिए चीज़ों को देख के, कि जब वहाँ पे युद्ध हो रहे हैं तो देखिए क्या वहाँ का टाइम रहा होगा, क्या सराउंडिंग चीज़ें रही होगी, क्या सिस्टम रहा होगा, किस तरीके का लोग जो है आपस में उनका लेन देन रहता होगा, एक्सचेंज रहता होगा। तो बैटल्स जो है वो उस टाइम की जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग हिस्टोरियन ने ये आइडिया लगाया कि बैटल्स किस किस चीज़ के लिए होती होगी तो लैंड के लिए होती होगी। लैंड के लिए क्यों होती होगी, क्योंकि जो लैंड थी वो पास्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी। पास्चर मतलब क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैटल्स के लिए प्रे कर रहे हैं, हॉर्सेस के लिए, तो बहुत सारे कैटल्स एनिमल्स वो रेयर कर रहे हैं, यानी उनको अपने पास में डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। तो उनके लिए घास चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, पास्चर मतलब ग्रेजिंग, ठीक है, तो उनके लिए लैंड चाहिए, आपको ग्रास लैंड चाहिए, तो उसके लिए डेफिनेटली इस तरीके की बैटल होती रही होंगी। क्रॉप्स, जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं खाने के लिए आपको क्रॉप चाहिए, तो क्रॉप चाहिए तो लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, तो उसके लिए ये बैटल्स रहती होंगी। हो सकता है कि वाटर के लिए भी रहती होंगी, कि एक एरिया का वाटर आपने कंज्यूम कर लिया, अब वो वाटर जो है वहाँ पे ख़त्म हो गया है, आप और चाहते हैं कि अपने एरिया के लिए और वाटर लाएं, या आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ कम है, दूसरे एरिया में आपको लग रहा है कि वाटर ज़्यादा है, तो क्यों ना उस एरिया को अपने एरिया के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर मिला लिया जाए, तो वो वाटर भी हमारे स्टेट को मिल जाएगा। तो हो सकता है उसके लिए भी बैटल होती हो। कैप्चर पीपल, लोगों को कैप्चर करने के लिए भी वॉर या बैटल होती होंगी, क्योंकि लोग आपके यहाँ पे, आपके जो आर्मी है या उसकी स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए आपकी स्टेट को तो भी लोगों की ज़रूरत पड़ती, पीपल की, तो उसके लिए भी हो सकता है बैटल रहती हो। और ऐसा बोला जाता है कि जब किसी तरीके की बैटल रहती थी तो वेल्थ जो गेन की जाती थी या जीती जाती थी, तो उसमें से कुछ जो है वो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, कुछ प्रिस्ट जो होते थे यानी जो ब्राह्मण होते थे, क्योंकि वो अर्निंग का उनका और कोई सोर्स नहीं था, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और उनको अपने घर में भी रखते थे, गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे बच्चे, तो उनको दे दी जाती थी, कुछ थोड़ा चैरिटी कर दी जाती थी और बाकी पीपल यानी लोगों में बांट दी जाती थी। तो बेसिक जो उनका फोकस था वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल रही है, ऋग्वेद के अंदर ही देखने को मिल रही है। अब ऋग्वेद के अंदर ही हम बात करें कि लोगों को किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था, क्या क्या वर्ड्स हमें स्पेसिफिक मिल रहे हैं जिससे हमें ये आइडिया हो कि किस कम्युनिटी को क्या कहा जाता था या कौन से लोगों को क्या कहा जाता था। जैसे आज के टाइम में हम देखें तो जो आर्मी में लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं, है ना। जो आपको टीच कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपके नेम हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं अभी तो आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से क्या उनका सिस्टम रहता था, किन लोगों को क्या बुलाते थे। तो कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए, इन टर्म ऑफ वर्ड्स दे वर्क दे डू, मतलब कुछ जगह पे आपको यहाँ मिलेंगे कि जो काम करते थे उसके बेस पे उनको डिफाइन किया गया है। कुछ जगह पे ये देखेंगे कि जो उनकी लैंग्वेज होती थी, जो बोलते थे, उस पर डिफाइन किया गया है। किस एरिया से वो बिलोंग करते थे उस बेस पे भी उनको बताया गया है। कम्युनिटी, कल्चर, जैसा भी उनका चीज़ें थी, तो कई बार अलग अलग चीज़ों के बेस पे उनके नेम आपको देखने को मिलते हैं। 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था उस टाइम में, द प्रिस्ट एंड वो प्रिस्ट और राजा, ठीक है। तो प्रिस्ट क्या होते थे, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स मतलब क्या कर रहे हैं, जो एक तो पहले खुद नॉलेज ले रहे हैं, फिर आपके बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, प्लस बहुत सारे जो रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, कल्चर हैं, उनको परफॉर्म करने का जो काम है या यज्ञ करवाने का जो काम है वो किसका होता था, प्रिस्ट या ब्राह्मण्स का होता था। और राजा जो है, राजा वर्ड से आप यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि जो किंग या राजा की हम बात करें वैसा नहीं होता था, लेकिन थोड़ी सी इनको थोड़ा हाई लेवल पे रखा जाता था। तो ये वैसे तो बिल्कुल नहीं है जैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं, डिफरेंट, मतलब राजा वर्ड के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है कि वो रूल कर रहे हैं या जो इनका बेटा है वही किंग बन रहा है, और थोड़ा सा ही होल्ड करके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड और आता है जन, जो कि आज के टाइम में भी हिंदी के अंदर जिसको पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं। एक वर्ड देखने को मिलता है विश। विश जो है वो किससे आया है, वैश्य से। वैश्य का मतलब थोड़ा सा इसको मैं बता देती हूँ, ऑल्दो आपके बुक के अंदर हो सकता है नहीं लिखा हो, मैं आपको बता देती हूँ कि ऋग्वेदा या वैदिक जो सिस्टम था उसके अंदर 4 पार्ट्स के अंदर लोगों इसको जो सोसाइटी थी उसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। ब्राह्मण्स,
क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र। ठीक है, तो अब ये जो था, ऑल्दो जब हमें पढ़ाया जाता था या कुछ ऐसे बोला जाता था कि इस तरीके से इनको इनकी कास्ट के अकॉर्डिंग या इसमें डिस्क्राइब कर दिया जाता था, बट अगर बेसिक आप देखेंगे तो ये वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे। वर्क मतलब जो इनका काम होता था उनके अकॉर्डिंग जो है इनको डिवाइड कर दिया गया। ब्राह्मण जो है इनको सबसे सबसे ऊपर इनको माना जाता था। क्यों माना जाता था? देखिए, हम इनको ये मानते हैं कि जिनको कास्ट के अकॉर्डिंग जो है इनको सबसे ऊपर माना जाता था, जबकि अगर आप काम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो इनका वर्क था उसके अकॉर्डिंग इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। क्यों थी? क्योंकि आज के टाइम में भी आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, टीचर को जो है, गुरु को क्या करते हैं, भगवान से भी ऊपर मानते हैं। ठीक है, तो सेम वही काम जो है वो ब्राह्मण जो है वो क्या कर रहे थे उस टाइम में। आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर नॉलेज देना चाहते हैं, लाइक आई एम ए टीचर, तो मैं अगर आपको नॉलेज देना चाहती हूँ तो डेफिनेटली मुझे उस नॉलेज को पहले गेन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको वो चीज़ बता पाऊंगी। तो ब्राह्मण जो है उनका काम क्या था कि वो पहले नॉलेज लेते थे, फिर वो नॉलेज को आगे स्प्रेड कर रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं। बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारे जो यज्ञ हैं, वो किसका काम है? वो ब्राह्मण्स का काम है। इसीलिए इनको धीरे धीरे जो इनकी पोस्ट है वो बहुत हाई पोस्ट पे रखा गया, क्योंकि दे वर परफॉर्मिंग एज अ गुरु। ठीक है, और गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, इसलिए सबसे ऊपर माना गया। क्षत्रिय जो है उनको, ये जो कैटेगरी थी, ये वो कैटेगरी थी आर्मी के अंदर। जैसे आज जो सोल्जर्स हैं उनको आप क्षत्रिय की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आज की जो आर्मी है उसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक कास्ट के लोग ही वहाँ पर जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन उस टाइम में क्या किया जाता था कि जो सोल्जर बन रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है? वो क्षत्रिय जाति से या क्षत्रिय जो वर्ग है उससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि वो एक फैमिली में होता था तो फिर उसके जो आगे आने वाली जो जनरेशन थी वो भी फिर उसी फील्ड के अंदर जाती थी, उसी प्रोफेशन के अंदर जा रही है। दैट्स वाई ये इस तरीके से वर्ण जो है उसको क्लासिफाई कर दिया। फिर आते थे वैश्य। वैश्य का मतलब जो बिजनेस करते थे, जिनका काम क्या था? ट्रेडिंग करना। जो चीज़ें एग्रीकल्चर हो रही है या चीज़ें बन रही है, क्राफ्ट की चीज़ें बन रही है, यहाँ से आपकी चीज़ों को सेल आउट करना, वहाँ से बाहर से परचेज आउट करना, ये सारे काम किसका था? वैश्य। यानी जो जो काम उनको काम के अकॉर्डिंग जो है इनको क्लासिफाई किया गया था। फिर शूद्र। शूद्र मतलब सर्विस जो भी प्रोवाइड कराते थे, बाकी जो भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। मान लीजिए सामान आपके घर के अंदर आ रहा है, जा रहा है, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, बाकी चीज़ें जो है वो कहाँ से बन के आ रही हैं। तो जो सर्विसमैन थे उनको किसकी कैटेगरी में रखा गया? शूद्र की कैटेगरी में। बाद में सब लोगों ने इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लिया, लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि ये जाति के अकॉर्डिंग थे, ऐसा कर रहे हैं। बल्कि अगर आप इसका बेसिक देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये सब किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड था? ये क्लासिफाइड था वर्क के अकॉर्डिंग। पहले इसको, क्योंकि एक जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो एक सिस्टम तो आपको बना के चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए कुछ ब्राह्मण्स जो है उनको बोल दिया गया कि आपका काम ये है, तो फिर जब उनकी आने वाली जनरेशन है उन्होंने सेम वही काम किया। क्षत्रिय जो है उनकी फैमिली में जो लोग आए, आगे जो जनरेशन आई वो सोल्जर ही बनते गए। वैश्य जो है वो उनका काम क्या था? बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना, तो उनके आगे आने वाली जनरेशन भी वही करती रही। शूद्र जो है वो सर्विसमैन है, सर्विस पर्सन्स है, तो वो सर्विस जो है सारी चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करना इनका काम था। तो आगे आने वाली जनरेशन भी वही काम कर रही है। तो इस तरीके से ये क्लासिफाइड किए गए। ठीक है, ये वैदिक टाइम की हम बात कर रहे हैं। सम टाइम द पीपल हु कंपोज द हिम्स कॉल्ड आर्य देमसेल्फ। मतलब जो कई बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पीपल जिन्होंने कंपोज किया हिम्स को, यानी जो वेदों के अंदर हिम्स को कंपोज किया है, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं? आर्य। तो आर्य के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर परसेप्शन लेके चलते हैं कि कई बार बोला जाता है कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। इसीलिए इधर यूरोपियन साइड सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे वो, और वहाँ से इंडिया के अंदर वो लोग आए, अफगानिस्तान के एरिया से होते हुए, और फिर यहाँ पे आ गए। फिर वो यहाँ पे रहने लग गए, और वो पास्चर्स के लिए, मतलब ग्रेजिंग करने के लिए, क्योंकि वो लोग भी क्या करते थे? कैटल्स रखते थे, जानवर एनिमल्स जो हैं वो डोमेस्टिकेट करते थे। तो वहाँ पे उस एरिया में ख़त्म हो गई, तो वो अपनी ग्रेजिंग के लिए, पास्चर्स के लिए, कैटल के लिए यहाँ पे इंडिया मूव करते करते इंडिया तक पहुँचे, और वहाँ पर इनको ग्रास फील्ड मिलता है, और वहाँ से ये धीरे धीरे वहीं पे आके रहने लग गए। ठीक है, और एक परसेप्शन ये कहता है कि आर्य जो है वो बाहर के थे ही नहीं। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सारी सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इनसे पहले के ये आर्य जो है वो यहीं के थे। ठीक है,
और धीरे धीरे क्योंकि चीज़ें चेंज हुई तो ये अफ़गानिस्तान, यूपी और इस वाले एरिया के अंदर स्प्रेड हो गए। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आए थे। तो अब क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो उसमें आप अपनी अपनी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जो इनकी लैंग्वेज है हो सकता है वो थोड़ी अलग हो, और कुछ लैंग्वेज के अंदर ये हम जैसे यानी जो उस सिविलाइजेशन के लोग थे वैसे भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आर्याज को लेके ऐसे ऐसे परसेप्शन है। देयर जो उनके अपोनेंट्स थे, मतलब जो अपोजिट जो साइड थे, उनको दासाज या दास्यूज बोला जाता था। धीरे धीरे ये जो दास है ये सर्वेंट या दास वर्ड जो है, दास का मतलब हो गया सर्वेंट। ठीक है, आपका जो नौकर है उसको दास बोला जाता था, और जो फीमेल मतलब कुछ ऐसा रहता था तो उसके लिए दासी वर्ड यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो मैनिपुलेट कर ली लोगों ने, अपने तरीके से उनको चेंजेस करते गए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट हाफ हमने कवर किया है इस लेक्चर के अंदर। सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इससे रिलेटेड आप जो भी चीज़ें आपकी बुक के अंदर दी हुई है उसको अच्छे से आप स्टडी करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको आप अच्छे से स्टडी करें, रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।